एक कलाकार जो अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज करता था, एक फेस्टिवल जो जश्न का एक मौका था, और एक विदेशी धरती जहां सब कुछ अचानक खत्म हो गया। आज हम बात करने वाले हैं असम के एक कह सकते हैं सांस्कृतिक प्रतीक गायक जुबिन गार्ग की। उनकी जो दुखद और थोड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उस पर हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स और शुरुआती जांच के दस्तावेज हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में असल में हुआ क्या था। तो चलिए इन तथ्यों, विरोधाभासों और उन अनसुलझे सवालों की गहराई में उतरते हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी तथ्यों से शुरू करते हैं। आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी दी गई है? ये घटना कब और कहाँ हुई? बिल्कुल। घटना है 19 सितंबर 2025 की, सिंगापुर में। जुबिन गार्ग वहां गए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए। और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, मतलब पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने रखने वाला एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित आयोजन। तो उस दिन वो अपने साथियों के साथ सेंटोसा आइलैंड पर थे। और यहीं से कहानी में पहला कंफ्यूजन शुरू होता है। मौत का कारण शुरुआती रिपोर्ट्स में कुछ और ही बताया जा रहा था। हाँ, और यहीं पर इस मामले ने एक रहस्यमयी मोड़ ले लिया। सबसे पहली खबर जो आई वो थी स्कूबा डाइविंग दुर्घटना। राइट। मीडिया में, सोशल मीडिया पर हर जगह यही चलने लगा। लेकिन कुछ ही घंटों में कहानी पूरी तरह बदल गई। बाद में ये साफ किया गया कि ये स्कूबा डाइविंग का मामला था ही नहीं। तो फिर क्या था? ये तैरते समय डूबने से हुई मौत थी। ये तो एक बहुत बड़ा फर्क है। मतलब स्कूबा डाइविंग में इक्विपमेंट फेलियर या ट्रेनिंग की कमी जैसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, पर तैरते हुए डूबना बिल्कुल अलग बात है। लगता है ये शुरुआती पैनिक में हुई एक गलती हो, या शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। वजह जो भी रही हो, इस एक बदलाव ने लोगों के मन में शक का पहला बीज बो दिया था। बाद में असम के मुख्यमंत्री ने बयान देकर स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि जुबिन बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में तैर रहे थे, और आखिरकार सिंगापुर के अधिकारियों ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया, उसमें मौत का आधिकारिक कारण साफ साफ डूबना यानी ड्राउनिंग लिखा है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से केस यहीं बंद हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण डूबने का मामला नहीं लगता, खासकर जब हम जुबिन के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को देखते हैं। और ये इस मामले का सबसे दुखद और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जुबिन को पहले से दौरे पड़ने, मतलब सीजर की समस्या थी। अच्छा। ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। उनके करीबी दोस्त, परिवार सब इस बारे में जानते थे। तो क्या इसका इस घटना से कोई सीधा कनेक्शन है? उनकी पत्नी का जो बयान है, मतलब उन्होंने जो कहा, उसके हिसाब से इसका सीधा कनेक्शन हो सकता है। उनके मुताबिक जुबिन उस दिन एक बार तैरकर वापस आ चुके थे। एक बार आ चुके थे जी, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा तैरने चले गए, और शायद उसी दौरान उन्हें पानी में दौरा पड़ गया। ओह। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि वो खुद को संभाल नहीं पाए होंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि उन्हें बचाने से पहले वे पानी में बेहोश तैरते हुए पाए गए थे, जो इसी थियोरी को और पुख्ता करता है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। और उन्हें बचाने के लिए क्या कोशिशें हुई? क्या वहां मदद के लिए कोई मौजूद था? स्रोतों के मुताबिक जैसे ही लोगों ने उन्हें पानी में इस हालत में देखा, उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया। मौके पर ही उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की गई, जो ऐसी इमरजेंसी में फर्स्ट एड होती है। और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया होगा? हाँ, उन्हें तुरंत सिंगापुर के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक, सिंगापुर जनरल अस्पताल, ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें बचाया नहीं जा सका। मौत के असल कारणों की पुष्टि के लिए उनका पोस्टमार्टम भी सिंगापुर में ही किया गया। यहीं से चीजें वाकई पेचीदा हो जाती हैं। एक तरफ ये एक दुखद दुर्घटना लगती है जिसमें उनकी मेडिकल कंडीशन एक बड़ा फैक्टर हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जनता का गुस्सा, शक और फिर गिरफ्तारियां, ये सब इशारा करते हैं कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल। जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि इसे सिर्फ एक हादसा मानकर फाइल बंद नहीं की जा सकती थी। इसी के चलते असम सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या? उन्होंने भारत में दूसरा पोस्टमार्टम का आदेश दिया। एक मिनट, दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश क्यों? क्या उन्हें सिंगापुर की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं था? ये भरोसे से ज्यादा एहतियात का मामला है। अक्सर जब किसी नागरिक की मौत विदेश में संदिग्ध परिस्थितियों में होती है तो दूसरा पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अच्छा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पहली रिपोर्ट में कुछ भी नजरअंदाज तो नहीं किया गया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए असम पुलिस की सीआईडी के तहत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। और फिर
गिरफ्तारियां हुई, अगर ये सिर्फ एक हादसा था तो किसी को गिरफ्तार क्यों किया गया? हाँ, और इसी कदम ने इस मामले को एक हादसे से निकालकर आपराधिक लापरवाही के दायरे में ला खड़ा किया। जुबिन के जो मैनेजर थे सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामाकनु महंत, दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और उन पर चार्जेस क्या लगाए गए हैं? उन पर जो धारा लगाई गई है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुलिस ये नहीं कह रही कि किसी ने जानबूझकर उन्हें मारा, बल्कि चार्ज ये है कि आयोजकों को पता था कि उनकी लापरवाही, जैसे कि जुबिन की हेल्थ कंडीशन को नजरअंदाज करना या सुरक्षा के इंतजाम ना करना, ये जानलेवा साबित हो सकती है, और फिर भी उन्होंने वो रिस्क लिया। तो ये मर्डर नहीं है, लेकिन एक साधारण हादसे से कई ज्यादा गंभीर आरोप है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। घटना तो सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर पुलिस का इस पर क्या कहना है? और यहीं पर मामला एक लोकल ट्रेजेडी से बढ़कर एक इंटरनेशनल पहेली बन जाता है। सिंगापुर पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी, जिसे फाउल प्ले कहते हैं, की आशंका से साफ इनकार कर दिया। मतलब उनके हिसाब से सब ठीक था। उनके मुताबिक ये एक दुखद दुर्घटना थी, लेकिन इसमें कोई आपराधिक इरादा नहीं दिखता। तो ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। एक तरफ असम में एसआईटी जांच, गिरफ्तारियां, और दूसरी तरफ सिंगापुर पुलिस की क्लीन चिट। बिल्कुल, दो अलग अलग कानूनी सिस्टम एक ही घटना को बिल्कुल अलग नजर से देख रहे हैं। सिंगापुर पुलिस शायद इसे प्रक्रिया के हिसाब से एक क्लोज्ड केस मान रही है, जबकि असम में, जहां जुबिन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक इमोशन है, वहां इसे लापरवाही और भरोसे का टूटना माना जा रहा है। ये सिर्फ सबूतों की लड़ाई नहीं है, ये नजरिया की लड़ाई भी है। तो अगर हम इन सब बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ें, तो वो कौन से मुख्य सवाल हैं जो इस मामले को एक साधारण दुर्घटना से कहीं ज्यादा बना देते हैं? कई सवाल हैं, और हर सवाल एक दूसरे से जुड़ा है। पहला, जैसा हमने बात की, मौत के कारण की कहानी स्कूबा डाइविंग से तैरने में क्यों बदली गई? क्या ये सिर्फ एक शुरुआती गलती थी या सच पर पर्दा डालने की कोशिश? और दूसरा सुरक्षा को लेकर है। हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब अगर कोई समुद्र में तैरने जा रहा है और वो भी एक सेलिब्रिटी, तो क्या कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं था? यही तो सवाल है। जुबिन ने लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? और अगर आयोजकों को उनके दौरे की बीमारी के बारे में पता था, तो उन्हें अकेले या बिना किसी एक्सपर्ट की निगरानी के समुद्र में जाने ही क्यों दिया गया? सही बात है। और सबसे बड़ी लापरवाही ये कि जब वो एक बार तैरकर आ चुके थे, तो उन्हें दोबारा जाने से किसी ने रोका क्यों नहीं? तो ये सारे सवाल सीधे सीधे लापरवाही की तरफ ही उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल। और आखिरी सवाल पारदर्शिता का है। जुबिन गांग एक पब्लिक फिगर थे, उनके लाखों प्रशंसक, और असम की जनता ये जानने का हक रखती है कि उस दिन सच में क्या हुआ था। इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी की जांच पर ही टिके हैं। इस पूरे मामले पर जो इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो गुस्सा और दुख सड़कों पर दिखा, उसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जुबिन गार्ग असम के लिए क्या मायने रखते थे। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, है ना? वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असम में एक सांस्कृतिक प्रतीक थे, एक आवाज थे। उन्होंने सिर्फ असमिया में ही नहीं बल्कि हिंदी, बंगाली समेत कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। या अली जैसे गानों से तो हर कोई उन्हें जानता था। बिल्कुल, वो पूरे देश में फेमस थे। लेकिन असम के लिए वो अपने घर का लड़का थे, जो उनकी भाषा, उनके मुद्दों और उनकी पहचान की आवाज बना। उनकी मौत को असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब ऐसा नुकसान माना जा रहा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और लोगों की प्रतिक्रिया इस बात का सबूत है। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की मौत पर दुख नहीं था, ये कुछ ज्यादा गहरा था। एकदम। असम में कई दिनों तक राजकीय शोक घोषित किया गया। सरकारी इमारतों पर झंडे आधे झुका दिए गए। गुवाहाटी के पास कामाख्या में उनके अंतिम संस्कार में हजारों, शायद लाखों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। लाखों लोग। वो एक जनसैलाब जैसा था। हर उम्र के लोग थे जो अपने हीरो को आखिरी विदाई देने आए थे। उन्हें राजकीय सम्मान भी दिया गया था, जो आमतौर पर कलाकारों को नहीं मिलता। हाँ, और ये बात उनके कद को दर्शाती है। उन्हें 21 तोपों की सलामी के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एक कलाकार के लिए 21 तोपों की सलामी? जी, ये दिखाता है कि वो असम के लिए क्या थे। सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि अपने लोगों की आवाज। सरकार ने उनकी याद में गुवाहाटी और उनके गृहनगर जोरहाट में स्मारक बनाने की भी योजना की घोषणा की है। इस सब के बीच परिवार पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। एक तरफ वो अपना सबसे करीबी इंसान खो चुके हैं, और दूसरी तरफ ये पूरा मीडिया सर्कस और जांच चल रही है। और इसी दबाव को उनकी पत्नी गरिमा की एक अपील दिखाती है।
उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि जांच के लिए दर्ज की गई सभी एफआईआर वापस ले ली जाएं ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शांति से पूरी हो सके। ये बहुत ही जटिल स्थिति है। एक तरफ न्याय की मांग है और दूसरी तरफ एक परिवार है जो बस शांति चाहता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि जुबिन गार्ग की मृत्यु एक ऐसी दुखद घटना है जो कागजों पर तो एक हादसा है, लेकिन शक, लापरवाही के गंभीर आरोपों और कई अनसुलझे सवालों से घिरी हुई है। एक तरफ सिंगापुर पुलिस की रिपोर्ट है जो किसी साजिश से इनकार करती है और दूसरी तरफ असम में एसआईटी की जांच और गिरफ्तारियां हैं जो गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती हैं। ये मामला दिखाता है कि जब कोई सार्वजनिक हस्ती, खासकर इतनी लोकप्रिय हस्ती, इस तरह से दुनिया छोड़ती है तो तथ्य, भावनाएं और अटकलें ये सब आपस में बुरी तरह उलझ जाती हैं। सच की कई परतें हो सकती हैं और हर किसी का अपना सच होता है। अब ये देखना होगा कि एसआईटी की जांच से क्या नई जानकारी सामने आती है। क्या ये सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी जिसमें थोड़ी लापरवाही हुई, या पर्दे के पीछे कोई और कहानी है जिसका सामने आना भी बाकी है। ये चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर भी छोड़ जाती है। जब किसी सेलिब्रिटी की इस तरह मौत होती है तो सच